सर आप एक कम्युनिस्ट हैं और कम्युनिस्ट विचारधारा में आम जनमानस के लिए क्या किस ऊंचाइयों पर ले जाएंगे आप? देखिए, जहाँ एक कम्युनिज्म का सवाल है, कोई भी राजनीति एक विचारधारा से होती है और पूरे समाज में दो विचारधाराएं काम करती हैं। एक लूट की विचारधारा, एक मेहनत की विचारधारा। शोषक और शोषित दो वर्ग समाज का है। तो इसलिए शोषण जब तक रहेगा तब तक कोई अमन हो नहीं सकता। तो इसलिए जो कम्युनिस्ट है उसका मुख्य लक्ष्य होता है कि मनुष्य के द्वारा मनुष्य का किसी भी रूप में शोषण हो। जैसा वो ये तो भाजपा जैसे लोग जो इस ढंग से धर्म के नाम पर, जो जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, चाहे कोई भी जो सत्ताएं रही हैं, वो सबको कम्युनिस्टों से इसीलिए खतरा है क्योंकि हम वर्ग की बात करते हैं कि दो वर्ग हैं समाज के अंदर, मेहनत करने वाला, दूसरा लूट करने वाला। इसलिए समाज में जो मेहनत करने वाला वर्ग यानी किसान मजदूर जिससे एक हो जाएगा तो धीरे लूट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारा मकसद है कि जो मूलभूत जो चीज़ें हैं तो सबको बराबरी का हक क्यों नहीं मिलता है, क्यों नहीं, मतलब योग्यता के आधार पर काम मिलता है। तो इसलिए हम लोगों का नारा होता है योग्यता के आधार पर काम, आवश्यकता के आधार पर दाम। ये नहीं कि हम जाति को देख करके किसी को या किसी के पैसों को देख करके। भाई देश का नागरिक अगर सफाई कर्मचारी है उसको भी बढ़िया शिक्षा क्यों नहीं मिलनी चाहिए, बढ़िया इलाज क्यों नहीं मिलना चाहिए? वो देश का नागरिक है तो वो प्रधानमंत्री के लिए बढ़िया शिक्षा, बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया चिकित्सा क्यों होनी चाहिए उसके बच्चों के लिए, या किसी भी हमारे MP MLA के लिए या मंत्रियों के लिए, इनके लिए, अफसरों के लिए क्यों? देश के नागरिक हैं, हमको बराबर क्यों मिलना चाहिए? तो ये तो मुख्य रूप से नहीं, एक नारा दिया था जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती, वैसे इंसान भी तो बराबर नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल वो कह रहे हैं आप। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि बराबर का मतलब क्या? बराबर किसी इंसान को प्यार कम होता है क्या? अपने बच्चों से कितने लोग ऐसे हैं मुझे बता दें यहाँ पर जो अपने बच्चों से घृणा करते हैं, अपने बच्चों का हिस्सा छीन करके खाते हैं। जो आदमी है, जो मनुष्य है, जिसके अंदर चेतना का स्तर है, जो जिसके अंदर एक संवेदना है, मैं नहीं समझता हूँ ये। तो इसलिए अंगुलियों का सवाल या पाँव का सवाल, सर का सवाल, इस सबको मिलकर तो एक शरीर बनाया ना पूरा। तो उसी प्रकार से पूरे लोगों को मिलकर के एक समाज है। अगर घर के अंदर कोई सफाई न करे तो वो घर तो गंदा हो जाएगा। तो स्वच्छता की भी क्या कमी, मतलब उसका कम तर कहाँ है? हम कह रहे हैं कि DM अगर कोई चपरासी होता है तो DM यदि क्या कहते हैं कोई चेक काटता है, अगर वही जाकर के सीधे बैंक जाए उसको लाने के लिए या पानी पिलाने का काम भी वही करे, तो उसकी जगह पर चपरासी अगर कर रहा तो क्या DM का काम नहीं कर रहा है? अगर DM ही होता तो वो पिलाता ना, तो उसके काम कैसे नहीं करता? तो उसका काम कम तक कैसे है? उसका काम कम तक है ही नहीं। इसलिए काम से जो घृणा कराना है, यही तो इस पूंजीवाद का मेन वो है कि काम के रूप में उससे घृणा कराकर, और जो पूरा यहाँ जाति भी है उत्पीड़न, वो सब काम का मामला है। आप देखते हैं जितने दलित जातियाँ आप देख लीजिए वो सारी की सारी काम करने वाली हैं और काम करने वालों की खेल है, यही है। तो इसलिए ये सब खत्म उसी दिन होगा जिस दिन लोग समाजवाद के लिए लड़ पड़ेंगे, जिस दिन लोग बराबरी के लिए लड़ेंगे। ये सब जातियाँ, धर्म, ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार व्यक्तिगत मामला होगा। सरकार लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में से समाजवाद शब्द को हटाना चाहती है, सेकुलरिज्म शब्द को हटाना चाहती है। हाँ, ये सरकार तो जैसा खुद इस सरकार का जो आप वर्तमान में अभी है, इसने तो झंडा जलाया है इनके RSS में, आपको क्या कॉन्स्टिट्यूशन जलाया है और कॉन्स्टिट्यूशन जलाया है। तो ये अभी जस्ट कोई बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ, इसी मोदी के राज में जो है उसी के संसद के पीछे जो है, मतलब उसकी वो बना करके जो है गांधी का स्टैचू बना करके उसको गोली मारी गई है, तब भी कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये तो पूरा का पूरा फासिस्ट है। इसलिए फासिस्टों के खिलाफ तो बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है, और जो लोग इस बात की बातें करते हैं वो उनके खिलाफ लोगों के अंदर जहर नहीं बल्कि प्यार से एक उनको अलगाव में डालने की जरूरत है, ताकि वो बोल ना पाए, उनकी बातें ही न सुनी जाए, ऐसी स्थिति। लेकिन कहा जाता था कि भारत में फासिस्टवाद नहीं आ सकता। तो ये फासिस्टवाद भारत में कैसा आ गया? क्योंकि भारत में तो बहुत डाइवर्सिटी है ना, उसके बाद भी यहाँ फासिस्टवाद कैसा आ गया? फांसीवाद नहीं आ सकता, ये सब अकल्पनीय चीज़ें हैं। जब धीरे धीरे, क्योंकि आप देखते हैं कि पिछली जो सरकारें हैं उनका भी भगवाकरण कर दिया था इन्होंने। अभी पिछले अगर इलेक्शन में देखिए, हमारे राहुल गांधी को भी जो है जनेऊ दिखाने की जरूरत पड़ी। यानी कि आप कैसे कह सकते हैं, यानी कि अंदर से, क्योंकि इस देश की जो राजनीति है वो राजनीति कहीं मतलब अमीरों और गरीबों के बीच की राजनीति तो रही नहीं गई थी, वो जातियों और धर्मों को लेकर के राजनीति को बनाया गया।
इसीलिए आम आदमी को तो भुला दिया गया कि नहीं, उसको ज़रूरत शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है। उसको लगने लगा कि हमारी जात की ज़रूरत है, हमारे धर्म की ज़रूरत है। तो ये तो लेकिन समाज में जो व्यक्ति उच्च पायदान पर खड़ा हुआ है वो गर्व के साथ कहता है, टी शर्ट पे बाइक के पीछे लिखवा के चलता है कि आई एम चमार, आई एम जाट, लिखवाता है ना, आई एम गुज्जर, मैं ब्राह्मण, लिखवा कर उसे गर्व महसूस हो रहा है ना उसे। तो यही खासियत है, तो यही तो है। इसी का तो उन्होंने केंद्रीकरण किया है, ये तो आपने खुद बता दिया। तो इसी का तो केंद्रीकरण किया है, इसको लेकर के आए हैं, तो कोई अलग चीज़ नहीं लाई। योगी जी ने भी एक बार स्टेटमेंट दिया था कि जो जाते हैं वो एक बाड़ा है और सबको खेत की क्यारियों की तरह है, उन्हें बना रहना चाहिए। जो आप बाड़ा कह करके, अगर ये सब तो मैं इस ढंग से आपके चैनल के माध्यम से अगर ये कहूँगा तो जैसा नहीं लगेगा, क्योंकि एक राजनीतिक आदमी हूँ, पर बाड़ा तो ज़्यादातर सुमरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जहाँ हम जातियों में, धर्मों में, अगर हम जहाँ इंसानियत से आगे, मैं जब सवाल करता हूँ लोगों से, हमेशा हर जगह पूछ लेता हूँ कि आप मुझे जानते हैं, आप मुझे जानते हैं नहीं? लोग कहते हैं नहीं, मैं तो आपको जानता हूँ। मैं सीधे कहता हूँ तो कैसे, क्या आप एक आदमी नहीं है? वो कहते मैं आदमी हूँ। तो मैंने कहा मैं मेरे को आप नहीं जानते? वो कहते नहीं, तो मैं आदमी नहीं हूँ। कहते मैं आदमी है। तो हम आदमी के हिसाब से आदमी को जानते हैं, वैसे ही इस देश के नागरिक के बतौर हम एक दूसरे को जानते हैं। तो अगर नागरिक के बतौर हम एक आदमी के बतौर इस देश को ले जाएंगे तो बहुत आगे चले जाएगा। मगर जो हमारी आइडेंटिटी हम जातियों को लेकर जो बाद में है, क्योंकि किसी भी मनुष्य के अंदर अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि वो पैदा होता है वो जाति समझ जाता है, वो धर्म समझ जाता है, वो भगवान समझ जाता है, वो बाप समझ जाता है, मम्मी समझ जाता है, कभी कुछ नहीं समझता। उसको जो भी मिला है इस समाज ने दिया है, इस क्या कहते हैं जो है आपका पूरा जो हमारा वातावरण है, जो चाहे सामाजिक वातावरण हो, चाहे पर्यावरणीय वातावरण, मतलब कुछ भी जो बाहरी जो है वो हमको मतलब सिखाता है, मगर हमको उल्टा कर दिया गया है इन व्यवस्थाओं ने भी। धर्मों के नाम पर जो राजनीति करते करते उन्होंने ये कर दिया कि बस जो अगर अडानी अंबानी भी आज है तो अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों की वजह से निश्चित ऐसे चीज़ों की खुला विरोध करने की जरूरत है। इसमें कोई लाग लपेट करने की, क्योंकि धर्म विरोधी, हम कोई बात है, हमें धर्म विरोधी कहें, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम किसी अंधविश्वास का विरोध कर रहे हैं हम करेंगे, क्योंकि अडानी और अंबानी ये पूरा सातिराना जो अंदाज क्या कहते हैं मोदी का है, जिसको क्या चार्टर्ड विमान में घुमा घुमा करके 2014 में जिसको प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका रही है। अडानी के बारे में आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अडानी को मोदी के आने से पहले कितने लोग जानते थे, ये आप जरूर पूछिए लोगों से। मैं नहीं समझता कोई जानता था। और आज अडानी कहाँ है? तो इसलिए ये अडानी की चाकरी करने वाले जो लोग हैं, अडानी या अंबानी की चाकरी करने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से ये जो मामला है इससे सचेत रहने के लिए हमको, या उससे लड़ाई लड़ने के लिए, उससे विजयी होने के लिए हम जाति धार्मिक रूप से बढ़ करके नहीं कर सकते हैं। हम पूरा जब अगर यहाँ के नागरिक बन करके सामाजिक एकता से ही हम इसको जीत सकते हैं। यही मतलब जो है कम्युनिस्ट पार्टियाँ भी कर रही हैं, इसीलिए उनको खतरा है। वो बार बार आपको आरोप भी लगा रहे हैं, आपने सुना होगा कि भाई इसमें तो कम्युनिस्ट पार्टियाँ काम कर रही हैं, या इसमें वामपंथी विचार काम कर रहा है, इसमें नक्सलाइट घुस आए हैं, ये सब, क्योंकि उनके लिए खतरा हम ही। ये बात सही है भाई, पूंजीवाद को खतरा कोई किसी अन्य पार्टियों से नहीं है। जो शासक वर्ग की पार्टियां हैं, जो उनके पैसे पर दमखम पर चलने वाली हैं, जो पूंजीपतियों की पैरवी करते हैं, जो कहते हैं कि पूंजीपति हमको रोजगार दे रहा है, ठीक उल्टा इसका मतलब हम ये कहते हैं जो भी व्यक्ति अगर आपको पूंजीपति रोजगार देता कहता है, और हमारा अगर नागरिक, हमारा जो काम करने वाला जो श्रमिक है, जो मजदूर है, जो कर्मचारी है, जो छोटा मोटा किसान है, या जो दलित है, तो अगर वो ये कहता है कि पूंजीपति रोजगार, तो इसका मतलब वो सर से चल रहा है। ये साफ कहना चाहता हूँ, वो पाँव से नहीं चल रहा, क्योंकि हम पैदा करते हैं, श्रम पैदा करता है। मनुष्य जो बना है वो श्रम के द्वारा ही मनुष्य की तरफ आया है। मनुष्य बना ही बानर से जो नर बनने की प्रक्रिया है उसमें श्रम की भूमिका है। अगर श्रम नहीं करता तो मनुष्य नहीं होता। तो ये इसलिए इनको हमको फिर से उल्टा कर देना चाह रहे हैं। तो इसके खिलाफ लड़ाई है, बड़ी लड़ाई लंबी चलेगी, लंबी चलेगी, और ये तो चलती रहेगी। ये आंदोलन की बात भी चलेगी, मगर इस आंदोलन में तो खैर हारना ही है, इनको सरकारों को हारना है। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, ये जो आंदोलन में इतना जो आज अकड़ रहे हैं मोदी, वो मोदी व्यक्तिगत कोई अकड़ नहीं है। असल में ये WTO का जो 1992 से इस देश के अंदर पिछली सरकारों ने भी जो स्वीकार किया था, उसको ये उतनी गति से बढ़ा रहे हैं। ये बात दूसरी है, ये पूरा का पूरा वो जितना वो आज तक लूटे, ये चाहते हैं कि हम एकदम लूट लें, ये इनकी गति है। परंतु इसमें दुनिया के लिए नज़ीर बनने वाला है। इसलिए आज का आंदोलन इस देश के हर नौजवान के लिए, हर छात्र के लिए, हर मजदूर के लिए, हर किसान के लिए एक प्रेस्टीज का भी सवाल है। आज इस देश की
इस देश की प्रेस्टीज का सवाल है, क्योंकि ये जो आंदोलन है ये सदियों के बाद आंदोलन हुआ, इतना बड़ा आंदोलन, इतना लंबा आंदोलन। इस आंदोलन को जीतना पूरी दुनिया के लिए भी हमारे को बहुत जरूरी है। दुनिया भी हमारे नक्शे कदम पर उसके बाद चलने वाली है, क्योंकि जैसे आप अमेरिका को देखते हैं, अमेरिका में मात्र 2% किसान रह गए। और हमारे भी जो पिछले गवर्नर थे रघुराम राजन, उन्होंने साफ कहा ये पिछले उसमें ही अपने कार्यकाल के दौरान कि अगर इस देश में यदि आपको शहरों को आगे बढ़ाना है तो हमको किसानी को, जो 57% किसानी आज है यहाँ, उसको 18% पर लाना होगा। बताइए, ये बिल्कुल सोची समझी चाल के तहत है। तो इसलिए अगर यहाँ हम जीतते हैं, निश्चित मानिए दुनिया के अंदर बहुत बड़े आंदोलन। इसीलिए दुनिया के आंदोलनों का, दुनिया के जो WTO है, तो उसका भी, दुनिया के यानी बाजार का भी, विश्व बाजार का भी आप पर एक दबाव है। और परंतु मोदी को इसको हारना होगा। हमको अपने देश को पहले बचाना, हम नागरिक बतौर लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे।